बहुत प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध और रमणीय राज्य था जिसका नाम था चंद्रिकापुर। ये राज्य अपनी अतुलनीय प्राकृतिक सुंदरता, उपजाऊ भूमि, कल कल करती नदियों, हरे भरे सघन वनों और सुगंधित फूलों के लिए दूर दूर तक विख्यात था। यहाँ की प्रजा सुखी और संपन्न थी क्योंकि उनके खेत हर साल सोना उगलते थे और व्यापारिक मार्ग फलते फूलते थे। किंतु इस समृद्ध राज्य पर एक विचित्र राजा का शासन था। महाराज वीरेंद्र उनका नाम भले ही वीरों के इंद्र जैसा था, पर उनका स्वभाव इसके ठीक विपरीत था। महाराज वीरेंद्र आलस्य की जीवित मूर्ति थे। भोजन के प्रति उनका प्रेम अगाध था और युद्ध के नाम से ही उनके शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। उनकी विशाल थुलथुली तोंद उनके आलसी जीवन शैली का जीता जागता प्रमाण थी, जो दूर से देखने पर मानो उनके पेट में एक और गोलाकार महल छिपा हो। वे न कभी सुबह व्यायाम करते, न कभी युद्ध अभ्यास में भाग लेते, बस दिन रात अपने आलीशान महल, सुखद मनोरंजन और सबसे बढ़कर विभिन्न प्रकार के पकवानों में डूबे रहते थे। महाराज की धर्मपत्नी महारानी विजया अपने पति के बिल्कुल विपरीत थी। वे शांत, गंभीर और असाधारण रूप से दूरदर्शी थी। उनकी आंखें हर छोटी से छोटी घटना को भांप लेती थी और उनका हृदय राज्य की हर धड़कन को महसूस करता था। वे अक्सर राजा को राज्य के बढ़ते खतरों के प्रति आगाह करती, उन्हें अपने कर्तव्यों की याद दिलाती, पर उनकी विवेकपूर्ण बातें राजा के मोटे कान में घुसकर भी कभी मन तक नहीं पहुंच पाती थी। महारानी अपने पति के आलस्य से दुखी थी, पर राज्य के प्रति उनका प्रेम और कर्तव्यनिष्ठा उन्हें शक्ति देती थी। उनकी इकलौती संतान राजकुमारी लावण्या अपनी मां की बुद्धिमत्ता और अपने दिवंगत दादा, जो चंद्रिकापुर के एक महान पराक्रमी योद्धा राजा थे, की वीरता का अद्भुत मिश्रण थी। वह चंचल थी, पर उसकी चंचलता में एक दृढ़ता और निडरता छिपी थी। जिज्ञासु स्वभाव की लावण्या अक्सर अपने पिता के आलस्य और दरबारियों की चाटुकारिता पर मन ही मन कुढ़ती थी। बचपन से ही उसे महल के प्राचीन पुस्तकालय में समय बिताना पसंद था, जहां वह इतिहास, युद्ध कौशल और महान योद्धाओं के संस्मरणों को पढ़ती थी। वह अक्सर चोरी छिपे सेनापति रुद्र को सैनिकों का अभ्यास कराते देखती थी और कभी कभी तो खुद भी एक लकड़ी की तलवार लेकर युद्ध के दांव पेंच आजमाती थी, जिससे उसका शरीर बलवान और मन निडर बन रहा था। उसका छोटा भाई राजकुमार शौर्य अभी शिशु था और अपनी मासूम हरकतों से ही सबका मन बहलाता था, जिससे महल में थोड़ी रौनक बनी रहती थी। चंद्रिकापुर का सारा राजकाज प्रधानमंत्री चाणक्य के कंधों पर टिका था। चाणक्य न केवल एक असाधारण बुद्धिमान रणनीतिकार थे, बल्कि वे चंद्रिकापुर की आत्मा थे। उनकी पैनी नजर हर छोटी से छोटी राजनीतिक चाल पर रहती थी और वे राजा की मूर्खता के बावजूद राज्य को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। चाणक्य ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था को इतना मजबूत कर रखा था कि पड़ोसी राज्यों की हर चाल की खबर उन तक तुरंत पहुंच जाती थी। गुप्तचर प्रमुख रवीश चाणक्य का दाहिना हाथ था, जो अपनी वेश बदलने की कला और चुपचाप जानकारी निकालने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। वे अपनी जान हथेली पर रखकर भी महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाता था। राजा वीरेंद्र की दिनचर्या कुछ ऐसी थी। देर सुबह जब सूरज अपनी चरम सीमा पर होता, वे अपने विशाल रेशमी बिस्तर से उठते। उनके जागने का संकेत होता रसोई से आती पकवानों की मोहक सुगंध। उनका पहला कर्तव्य था नाश्ते की मेज पर जाना, जहां विभिन्न प्रकार के शाही पकवान उनका इंतजार करते थे। उनका नाश्ता ही 10 आदमियों के भोजन के बराबर होता था। उसके बाद कुछ देर के लिए दरबार लगाना, जहां वे केवल आवश्यक फरमान सुनाते और बाकी सारा काम अपने प्रधानमंत्री चाणक्य पर छोड़ देते। दोपहर का भोजन उनका मुख्य आकर्षण होता, जिसके बाद वे या तो शाही बागों में टहलते हुए दासी से अपने पैर दबवाते या फिर अपने शयन कक्ष में आराम फरमाते। शाम को मनोरंजन का विशेष प्रबंध होता था, जिसमें नर्तकियां, संगीतकार और सबसे बढ़कर हास्य कलाकार नट्टू अपना प्रदर्शन करते। नट्टू अपनी अजीबोगरीब मुखौटों, हास्यास्पद हरकतों और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों से राजा को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता था। एक सुनहरी सुबह जब सूर्य अपनी सुनहरी किरणों से महल को नहला रहा था, चाणक्य राजा के भव्य शयन कक्ष में पहुंचे। राजा वीरेंद्र अभी भी अपने रेशमी पर्दों के पीछे गहरी नींद में सो रहे थे। उनके खर्राटों से कक्ष गूंज रहा था। महाराज, चाणक्य ने सम्मानपूर्वक कहा। उनकी आवाज में संयम और हल्की झुंझलाहट का मिश्रण था। क्या बात है महाराज, आज फिर सूर्योदय से चूक गए। प्रजा अपने खेतों में पसीना बहा रही है, व्यापारी अपनी दुकानों पर बैठ गए हैं और हमारे सैनिक सेनापति रुद्र के अधीन
अपने अभ्यास में लगे हैं और आप अभी भी गहन निद्रा में हैं। राजा वीरेंद्र ने करवट बदली, एक विशालकाय जम्हाई ली जो पूरे कक्ष में गूंजी और अपनी भारी पलकों को मुश्किल से उठाया। आह चाणक्य, तुम भी ना इतनी सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गए? रात भर राज्य के विकास के लिए योजनाएं बनाता रहा। इतनी गहन चिंतन में डूबा था कि सुबह आंखें नहीं खुल पाई। उन्होंने अपनी बात को और नाटकीय बनाने के लिए एक गहरी सांस ली। तुम तो जानते हो राज्य का सारा भार मेरे ही कंधों पर है, और हाँ, आज युद्ध अभ्यास का भी मन नहीं है। मेरा शरीर इस समय गहन चिंतन के बाद विश्राम मांग रहा है। उन्होंने अपने विशाल पेट पर हाथ फेरा, जैसे वह उनके चिंतन का परिणाम हो। चाणक्य मन ही मन मुस्कुराए। गहन चिंतन? हाँ, पकवानों के नए नए संयोजनों पर चिंतन, या शायद ये सोचना कि आज कौन सा नया व्यंजन बनाया जाएगा। महाराज, चाणक्य ने धैर्यपूर्वक समझाया, आपका चिंतन अवश्य महत्वपूर्ण है, किंतु बाहरी खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। हमें अपनी सैन्य तैयारियों को सुदृढ़ रखना होगा। राजकुमार ध्रुव सूर्यगढ़ का नया शासक एक महत्वाकांक्षी और क्रूर राजकुमार है। उसकी नजर चंद्रिकापुर की समृद्धि पर है। छोड़ो भी चाणक्य, राजा ने अपने हाथों को हवा में लहराते हुए कहा, जैसे किसी तुच्छ बात को टाल रहे हो। हमें किसी राजकुमार से क्या डरना? हम शांति के दूत हैं। हमारी यह विशाल तोंद शांति और सद्भाव की निशानी है। राजा ने गर्व से अपनी तोंद थपथपाई। इसी समय राजकुमारी लावण्या, जो चुपचाप अपने छोटे भाई शौर्य के साथ कक्ष में दाखिल हुई थी, पिता की बात सुनकर मुस्कुरा दी। शौर्य अपनी छोटी छोटी टांगों से भागता हुआ आया और अपने पिता की विशाल तोंद पर हाथ रखकर हंसने लगा। पिताजी, यह क्या है? उसने मासूमियत से पूछा। राजा वीरेंद्र हंसे और उसे गोद में उठा लिया। यह मेरे स्वादिष्ट भोजन का प्रमाण है मेरे पुत्र। यह बताता है कि हम कितने सुखी और समृद्ध हैं। राजकुमारी लावण्या ने गंभीर होकर कहा, पिताजी, सेनापति रुद्र अक्सर कहते हैं कि केवल बलवान राजा ही अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। क्या हमें अपने दुश्मनों से डरना नहीं चाहिए? लावण्या की आवाज में एक अनकही चिंता थी। राजा ने राजकुमारी की बात को हंसी में उड़ा दिया। मेरी प्रिय लावण्या, हमें किसी से नहीं डरना चाहिए जब तक हमारे पास चाणक्य जैसा बुद्धिमान मंत्री और रामू जैसा कुशल रसोइया हो। आओ, अब मनोरंजन का प्रबंध करो। और हाँ, मुझे भूख भी लग रही है। मेरा पेट खाली है और खाली पेट मैं कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता। चाणक्य ने भारी मन से सिर हिलाया। जी महाराज, पहले भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं मनोरंजन का प्रबंध करता हूँ। उनके मन में एक अनजाना डर पल रहा था। राजा वीरेंद्र का भोजन कोई साधारण भोजन नहीं था। यह एक भव्य समारोह होता था, एक कलात्मक प्रदर्शन और राजा के लिए दिन का सबसे पवित्र समय। चंद्रिकापुर का शाही रसोइया रामू, जिसकी पत्नी सीता भी रसोई के काम में उतनी ही कुशल और निपुण थी, राजा के लिए प्रतिदिन एक नई अलौकिक दावत तैयार करते थे। रामू के हाथों में सचमुच जादू था। उसके बनाए पकवानों की ख्याति दूर दूर के राज्यों में फैली थी और कई राजाओं ने उसे अपने यहाँ लाने के लिए भारी धन और सम्मान का प्रस्ताव दिया था। पर रामू चंद्रिकापुर के प्रति वफादार था। सीता रामू की कुशल सहायक थी और अक्सर रसोई के गुप्त नुस्खे बनाने में उसकी मदद करती थी। खासकर मीठे व्यंजनों में उसकी महारत थी। उनके बिना रामू का काम अधूरा था और राजा उनके बनाए व्यंजनों के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। राजा जब भोजन के लिए बैठते तो अकेले ही 10 आदमियों का भोजन चट कर जाते। शाही रसोई से गरम गरम पकवान, सुगंधित दालें, कुरकुरी पूरियां, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, मीठे पकवान और ताजी मिठाइयां आती रहती। सेवक, जिनमें युवा सेवक मोहन और अनुभवी सेवक हरिप्रसाद शामिल थे, राजा का पेट भरने तक एक के बाद एक थालियां लाते लाते थक जाते। उनके माथे पर पसीना चमकने लगता, पर राजा का पेट भरने का नाम नहीं लेता था। राजा बड़े मजे से खाने का आनंद लेते रहते। उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव ऐसा होता मानो उन्होंने कोई महान युद्ध जीत लिया हो। भोजन के बाद राजा अपनी रानी विजया, राजकुमारी लावण्या और अन्य दरबारियों के साथ मनोरंजन के लिए सिंहासन पर बैठते। आज हास्य कलाकार नट्टू आता है। नट्टू अपनी अजीबोगरीब मुखौटों, हास्यास्पद हरकतों, व्यंग्यात्मक टिप्पणियों और बेतुकी कविताओं से राजा को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता। महल ठहाकों से गूंज उठता था और राजा की विशाल तोंद उनके हंसने के साथ ऊपर नीचे उछलती। राजकुमारी लावण्या भी कभी कभी नट्टू के प्रदर्शन से चकित रह जाती थी, पर उसके भीतर की चिंता उसे पूरी तरह आनंद लेने नहीं देती थी। तभी सभा कक्ष का दरवाजा धड़ाम से खुला
और एक वृद्ध बाल बिखेरे जिनकी आंखें गहरी और तेज थीं, भविष्यवक्ता कालजयी अंदर दाखिल हुए। कालजयी, जो अपनी रहस्यमय और अक्सर डरावनी भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध थे, आमतौर पर एकांत में रहते थे और बहुत कम ही महल में आते थे। उनके अचानक और नाटकीय आगमन से सभी दरबारी चौंक गए और नट्टू का प्रदर्शन भी बीच में ही रुक गया। महाराज की जय हो। कालजयी की आवाज गूंजी जैसे वह किसी और दुनिया से आ रही हो। मुझे कुछ कहना है, अति आवश्यक। राजा वीरेंद्र ने नट्टू की हरकत देखकर हंसते हुए कहा, क्या हुआ कालजयी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह हमारे मनोरंजन का समय है, क्यों विघ्न डाल रहे हो? कालजयी की आंखें राजा की ओर घूमी। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहन चमक थी। मनोरंजन? जबकि काल मंडरा रहा है महाराज। मुझे एक भयानक स्वप्न आया है। एक काला बादल चंद्रिकापुर को घेर रहा है और आपके आलस्य के कारण आपका सिंहासन डगमगा रहा है। मैंने देखा है महाराज, एक धूर्त राजकुमार जिसका नाम ध अक्षर से शुरू होता है, वो आपके सबसे प्रिय चीज को, जिसे आप अपनी आत्मा से भी ज्यादा प्रिय मानते हैं, उसे छीन लेगा और उसके बाद आपके राज्य पर भी गिद्ध दृष्टि डालेगा। उस राजकुमार का एक विश्वास पात्र और क्रूर सेनापति होगा जिसका नाम का अक्षर से शुरू होता है। सावधान महाराज, अपने रसोइये की रक्षा करें। वही आपके पतन का कारण या आपकी मुक्ति का मार्ग बनेगा। आपकी पुत्री लावण्या ही इस अंधकार में एक लौ बनकर उभरेगी। सभा में सन्नाटा छा गया। दरबारियों के चेहरे पर भय और चिंता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। राजा वीरेंद्र ने खींचते हुए कहा, यह सब बकवास है। कालजयी, तुम्हें लगता है तुम हमें डरा सकते हो? जाओ, हमें शांति चाहिए। चाणक्य, इन्हें बाहर ले जाओ और कुछ खिला पिला दो। शायद इन्हें भूख लगी है या नींद नहीं पूरी हुई। चाणक्य ने कालजयी को सम्मानपूर्वक बाहर ले जाने का आदेश दिया, पर कालजयी की भविष्यवाणी ने चाणक्य और महारानी विजया के मन में गहरी चिंता बोधी थी। राजकुमारी लावण्या भी कुछ भयभीत हुई, पर उसके भीतर एक दृढ़ता और कुछ कर दिखाने की इच्छा भी जाग उठी थी। वह पहले से भी ज्यादा गंभीरता से युद्ध कौशल और रणनीति का अध्ययन करने लगी। कालजयी की भविष्यवाणी के ठीक 1 महीने बाद गुप्तचर प्रमुख रवीश ने चाणक्य को एक अत्यंत चिंताजनक खबर दी। पड़ोसी राज्य सूर्यगढ़, जो कभी चंद्रिकापुर का मित्र राज्य था, अब बदल चुका था। उसके पुराने शासक महाराज धर्मपाल, जिनकी मित्रता वीरेंद्र के पिता से थी, का देहांत हो चुका था। रवीश ने बताया कि धर्मपाल का निधन अचानक और रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ था, जिससे कई लोगों को संदेह था कि उनके ही पुत्र राजकुमार ध्रुव का इसमें हाथ हो सकता है। राजकुमार ध्रुव एक युवा, बलिष्ठ और बेहद महत्वाकांक्षी शासक था। उसकी आंखें तेज और क्रूर थीं और उसकी महत्वाकांक्षाएं आकाश को छूती थीं। वह किसी भी कीमत पर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था और चंद्रिकापुर की समृद्धि उसकी आंखों में चुभती थी। ध्रुव का विश्वास पात्र और सबसे क्रूर सेनापति था सेनापति क्रूर, जो अपनी निर्दयता और युद्ध में अमानवीय तरीकों के लिए कुख्यात था। ध से ध्रुव और क से क्रूर, कालजयी की भविष्यवाणी दिमाग में कौंध उठी। एक दोपहर, जब राजा वीरेंद्र अपनी दोपहर की नींद का आनंद ले रहे थे और महल में शांति पसरी हुई थी, द्वारपाल अंगद, जो सेनापति रुद्र का सबसे तेज और विश्वसनीय धावक था, भागता हुआ आता है। उसके माथे पर पसीना था और उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। राजा वीरेंद्र ने अपनी नींद में खलल पड़ने पर खींचते हुए आंखें खोली। क्या आफत आ गई है अंगद? क्यों इतना शोर कर रहे हो? क्या आज भोजन में देरी हो गई है? महाराज, अंगद ने हाँफते हुए कहा, द्वार पर एक दूत देवदत्त आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। ये सूर्यगढ़ से है। राजा ने चाणक्य की ओर देखा, जो पहले से ही अंगद के चेहरे पर चिंता भांप गए थे। मंत्री चाणक्य, तुम संदेश सुन लो। जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती और मेरा मनोरंजन शुरू नहीं होता, कोई विघ्न मत डालना। राजा अपने आलस्य में मग्न रहे। अंगद ने चाणक्य के कान में फुसफुसाया। चाणक्य का चेहरा एकाएक गंभीर हो गया। उनकी आंखें चिंता से सिकुड़ गईं। उन्होंने अंगद को इशारा किया और दूत को तुरंत सभा कक्ष में लाने को कहा। थोड़ी ही देर में दूत देवदत्त को सभा में बुलाया जाता है। वह एक विदेशी पोशाक में था और उसके चेहरे पर थकान, भय और एक अजीब सी दृढ़ता के भाव थे। उसने राजा को प्रणाम किया। उसकी आवाज में कंपन था। चंद्रिकापुर के महाराज वीरेंद्र की जय हो। कहिए दूत, राजा ने अनमने भाव से पूछा, कहां से पधारे हैं आप और यह कैसी मुद्रा है? महाराज, देवदत्त ने कहा, मैं आपके पड़ोसी राज्य सूर्यगढ़ से आया हूं
और मुझे यह बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि हमारे पूर्व महाराज धर्मपाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे कुछ माह पूर्व एक गंभीर और रहस्यमय बीमारी के चलते देवलोक से धार गए। सभा में सन्नाटा छा गया। महारानी विजया और राजकुमारी लावण्या के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभरी। राजा वीरेंद्र ने भी एक क्षण के लिए गंभीरता दिखाई, पर फिर उनका ध्यान भोजन और मनोरंजन पर लौट आया। यह कब हुआ? हमें किसी ने सूचना क्यों नहीं दी? ये कैसा मित्र धर्म है? महाराज, दूत ने कहा, यह कई महीने पूर्व हुआ था। अब सूर्यगढ़ के राजा धर्मपाल के पुत्र राजकुमार ध्रुव सिंहासन पर हैं। और महाराज, मैं उन्हीं का संदेश लाया हूं। कैसा संदेश? राजा ने पूछा। उनके स्वर में हल्की सी बेचैनी थी। कालजयी की भविष्यवाणी उनके जहन में घूम रही थी, पर वे उसे पूरी तरह खारिज करना चाहते थे। राजा ध्रुव का कहना है, दूत ने गहरी सांस ली, कि आप उन्हें अपना राज्य चंद्रिकापुर सौंप दीजिए महाराज, अन्यथा वे अपनी विशाल और अजेय सेना के साथ आप पर आक्रमण कर देंगे। उनका कहना है कि चंद्रिकापुर का शासन एक अक्षम राजा के हाथों में है और वे इसे सही हाथों में लेंगे। यह सुनते ही राजा वीरेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। उनके हाथों से थाली गिरते गिरते बची। उनके होंठ कांप उठे। संभल कर दूत, जबान संभाल कर बात करो। ये कैसा संदेश है? ये तो धमकी है। लेकिन राजा आक्रमण की बात से बुरी तरह डर गए। उनका शरीर कांपने लगा। आक्रमण? नहीं नहीं, हम युद्ध नहीं चाहते। हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। तुम ध्रुव से जाकर कहो कि वह हमसे आकर मिले। हम मित्रता के पक्षधर हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हम उन्हें चंद्रिकापुर की सबसे भव्य दावत देंगे। वे यहाँ आए और हमारे आतिथ्य का आनंद लें। दूत देवदत्त, जो ध्रुव के क्रूर स्वभाव से परिचित था, हैरान रह गया। महाराज, मैं युद्ध का संदेश लेकर आया हूँ और आप उनसे मिलना चाहते हैं? ये तो सीधा सीधा युद्ध का ऐलान है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, राजा ने घबराते हुए कहा। उनकी आवाज में आतंक साफ था। मैं मैत्री चाहता हूँ। तुम जाकर ध्रुव को कहो कि वह आकर एक बार हमसे मिले। हम उन्हें सम्मानित अतिथि मानेंगे और उनके लिए चंद्रिकापुर के सर्वश्रेष्ठ रसोइया रामू और सीता के हाथों से बना अद्वितीय भोजन का प्रबंध करेंगे। उन्हें यह भी बताओ कि हमारे पास ऐसे पकवान हैं जो उन्होंने कभी चखे नहीं होंगे। चाणक्य ने दूत को इशारा किया कि वह राजा की बात मान ले और तुरंत चला जाए। दूत चला जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी और उपहास का मिला जुला भाव था, जैसे उसने किसी बच्चों के राजा को देखा हो। महारानी विजया ने उदासी से सिर हिलाया। राजकुमारी लावण्या ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में निराशा के साथ साथ एक नई दृढ़ता भी चमक रही थी। उसे लगा कि अब उसे ही कुछ करना होगा। दूत के जाने के बाद राजा वीरेंद्र तुरंत राजकुमार ध्रुव से मिलने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण तैयारी थी सीमा पर बने पुराने प्रशांत भवन में खाने पीने के उत्तम प्रबंध करना। राजा ने स्वयं रसोइया रामू और सीता को बुलाया, उन्हें अपनी सबसे प्रिय व्यंजन सूची सौंपी और आदेश दिया कि वे ध्रुव के लिए ऐसे पकवान बनाएं जो उसने पहले कभी न चखे हों। रामू, राजा ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा था, तुम्हारे पकवान ही चंद्रिकापुर का सम्मान बचा सकते हैं। रामू और सीता ने अपनी वफादारी के चलते अपनी पूरी जान लगाकर व्यंजनों की तैयारी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री चाणक्य इस पूरी स्थिति से बेहद चिंतित थे। उन्होंने राजा को समझाने की भरसक कोशिश की कि ध्रुव एक धूर्त और कपटी राजकुमार है। वह केवल भोजन के लालच में नहीं आ रहा, बल्कि यह उसकी कोई गहरी चाल हो सकती है। महाराज, चाणक्य ने कहा था, यह मित्रता नहीं बल्कि आपके भय का लाभ उठाने का प्रयास है। हमें अपनी सेना को तैयार रखना चाहिए, एक जाल बिछाना चाहिए। पर राजा ने उनकी एक न सुनी। अरे चाणक्य, तुम हमेशा नकारात्मक बातें क्यों करते हो? युद्ध से केवल रक्तपात होता है, शांति से सब कुछ सुलझ सकता है। राजकुमारी लावण्या, जो अब दरबार की हर बात को ध्यान से सुनती थी, अपने पिता की इस मूर्खता पर कुढ़ रही थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह भी प्रशांत भवन जाएगी, छिपकर ही सही, पर अपनी आंखों से ध्रुव को देखेगी और उसके इरादों को समझेगी। उसने अपनी माँ महारानी विजया को बताया और विजय ने भी अपनी बेटी के साहस और विवेक को समझते हुए उसे सावधानी बरतने की सलाह दी। निर्धारित दिन पर राजा वीरेंद्र, चाणक्य और कुछ अंगरक्षकों के साथ प्रशांत भवन के लिए रवाना हुए। राजकुमारी लावण्या एक साधारण सेवक के भेष में कारवाओं के पीछे पीछे छिपकर गई। प्रशांत भवन, जो कभी दो राज्यों के बीच मैत्री संधियों का गवाह था, आज एक तनावपूर्ण मुलाकात का केंद्र बनने वाला था। राजकुमार ध्रुव अपने सेनापति क्रूर और अंगरक्षक भीम के साथ पहले ही प्रशांत भवन पहुंच चुका था।
वह एक युवा, बलिष्ठ और तेज तर्रार राजकुमार था। उसकी आंखों में तेज और महत्वाकांक्षा साफ झलक रही थी। उसका चेहरा एक सर्द मुस्कान से सजा था जो उसकी क्रूरता को छुपाने की कोशिश करती थी। राजा वीरेंद्र उसे देखते ही उत्साहित होकर कहते हैं, आओ आओ मित्र ध्रुव, आओ। ये प्रशांत भवन आज तुम्हारे आगमन से धन्य हो गया है। मेरे लिए जैसे तुम्हारे पिता महाराज धर्मपाल थे वैसे ही तुम हो। राजा ने ध्रुव का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनके चेहरे पर एक भोली भाली मित्रता का भाव था। ध्रुव ने तिरस्कार भरी दृष्टि से राजा वीरेंद्र को देखा। उनके विशाल शरीर और लटकती तोंद को घृणा से निहारा। उसने राजा के हाथ को अनदेखा कर दिया। आप मुझे पिताजी जैसा समझने की भूल न करें महाराज वीरेंद्र। मुझे किसी भी कीमत पर आपका राज्य चंद्रिकापुर चाहिए। मैं यहाँ मित्रता के लिए नहीं बल्कि अपने अधिकार को स्थापित करने आया हूँ। उसके लहजे में कोई दया या सम्मान नहीं था, केवल तीक्ष्ण अहंकार था। राजा वीरेंद्र के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए निराशा आई, पर फिर उन्होंने उसे भोजन की ओर मोड़ दिया। हाँ हाँ, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, राजा वीरेंद्र ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। पहले भोजन कीजिए। हमारे रसोइया रामू और सीता ने आपके लिए विशेष पकवान बनाए हैं। उनकी ख्याति दूर दूर तक है। ध्रुव हैरान रह गया। ये कैसा राजा है? मेरी इस सीधी सादी धमकी पर तो किसी को भी क्रोध आ जाना चाहिए, और ये मुस्कुरा रहा है। इसे अपने राज्य की चिंता नहीं भोजन की है। ये तो मेरे अनुमान से भी ज्यादा मूर्ख है। दोनों एक बड़ी मेज पर बैठ गए जिसके चारों ओर शानदार व्यंजन सजे हुए थे। सोने की थालियां, चांदी के कटोरे और विभिन्न प्रकार के पकवानों की सुगंध पूरे भवन में फैल रही थी। राजा वीरेंद्र बड़े उत्साह से ध्रुव से कहते हैं, खाओ खाओ, मेरे रसोइया रामू और सीता के हाथ में जादू है। ये चंद्रिकापुर विशेष राजभोग हलवा है। एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। ध्रुव ने एक कौर लिया और उसके चेहरे पर आश्चर्य और फिर लालच के भाव आए। वह जानता था कि उसने अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं चखा था। आपका मोटा पेट देखकर मैं इसका अनुमान लगा सकता हूं महाराज, उसने कटाक्ष करते हुए कहा, पर उसकी आंखें पकवानों पर टिकी थीं। दोनों भोजन करते हैं। ध्रुव को भोजन वाकई बहुत स्वादिष्ट लगता है। बहुत, क्या बात है, भोजन तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। उसने तारीफ के बहाने और खाना खाया। मैंने कहता था, राजा वीरेंद्र ने गर्व से कहा, मेरे रसोइया रामू और सीता के हाथ में जादू है। ध्रुव ने अपनी बात का मौका देखते हुए एक अजीबोगरीब प्रस्ताव रखा जो उसकी क्रूर बुद्धि की पराकाष्ठा थी। महाराज वीरेंद्र, युद्ध तो जरूर होगा, पर इस बार जमीन के लिए नहीं, आपके रसोइया रामू और उनकी पत्नी सीता के लिए। राजा वीरेंद्र चौंक गए। उनके मुंह में कौर था जो अटक गया। क्या मतलब यह महाराज? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। आप चुपचाप ये रसोइया जोड़ा मुझे दे दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहिए। आप जानते नहीं क्या कि अभी तक मैं एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ हूं। मेरी सेना जैसी सेना आसपास के कई राज्यों में नहीं है, और अब जब मुझे आपके रसोइयों का स्वाद पता चल गया है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा और बदले में चंद्रिकापुर पर तत्काल आक्रमण नहीं करूंगा। ये मेरी तरफ से एक शांति समझौता है। ये सुनकर राजा वीरेंद्र घबरा गए। उनके मन में कालजयी की भविष्यवाणी गूंज उठी। आपके सबसे प्रिय चीज को छीन लेगा। उनका रसोइया उनके भोजन से भी प्रिय था। युद्ध नहीं, मैं युद्ध नहीं चाहता, उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। युद्ध करना नहीं चाहते हो या युद्ध कर नहीं सकते? ध्रुव ने ताना मारा। उसकी आवाज में उपहास था। वैसे भी आप इतने मोटे हैं, युद्ध क्या करोगे? ऐसा करो, अपने ये रसोइया रामू और सीता मुझे दे दो और मैं आप पर आक्रमण करने का विचार त्याग दूंगा। ये तुम्हारी आलस्य के लिए एक छोटा सा जुर्माना होगा। राजा वीरेंद्र असमंजस में पड़ गए। एक तरफ उनके प्रिय रसोइया रामू और सीता थे जिनसे उन्हें अपने भोजन के प्रति सच्चा प्रेम था। दूसरी तरफ युद्ध का भयानक खतरा जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। नहीं, मैं ये रसोइया जोड़ा तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा, उन्होंने कहा। उनका पेट दर्द करने लगा था। तभी चाणक्य राजा के पास आकर धीरे से बोले, महाराज, इस समय आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। स्वादिष्ट व्यंजनों का लालच छोड़ दीजिए। मैं आपको इससे भी अच्छा रसोइया ढूंढ कर लाऊंगा। प्रजा की जान और राज्य की सुरक्षा पहले है। रामू और सीता की जान भी बच जाएगी क्योंकि ध्रुव उन्हें केवल भोजन के लिए ले जाएगा, मारेगा नहीं। मंत्री, तुम सच कह रहे हो? राजा ने आशा भरी नजरों से देखा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए महाराज, चाणक्य ने दृढ़ता से कहा।
ये एकमात्र तरीका है महाराज। ये एक अस्थायी जीत होगी, किंतु हमें समय मिल जाएगा। अंततः राजा वीरेंद्र ने अनिच्छा से, भारी मन से और पेट में दर्द के साथ निर्णय लिया। ठीक है राजकुमार ध्रुव, तुम मेरा रसोइया रामू और सीता को ले जाओ, परंतु यहाँ चंद्रिकापुर पर आक्रमण करने की सोचना भी नहीं। यह हमारी शांति का प्रमाण है। रामू और सीता, जो सब कुछ सुन रहे थे, उदास हो गए। उन्हें अपने महाराज की आलस्य का दुख था, पर वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। ध्रुव के सैनिक रामू और सीता को बलपूर्वक अपने साथ ले गए। रामू ने जाते जाते चाणक्य की ओर एक रहस्यमय नजर डाली, जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। ध्रुव ने रामू और सीता को ले जाते हुए मुस्कुराया। देखा, उसने मन ही मन कहा, जीत तो मेरी ही हुई। वह मूर्ख राजा क्या समझता है, मैंने उसके सबसे अच्छे रसोइये ले लिए, अब उसका राज्य भी लूंगा। वह विजयी मुद्रा में अपने महल सूर्यगढ़ की ओर लौट गया। वहां पहुंचते ही उसने अपने सबसे विश्वसनीय और क्रूर सेनापति क्रूर को आदेश दिया कि चंद्रिकापुर पर अचानक आक्रमण करने की योजना बनाई जाए, जिसे वे विजय पूर्णिमा की रात को अंजाम देंगे। प्रशांत भवन के बाहर छिपकर सब देख रही राजकुमारी लावण्या की मुट्ठियां भींच गईं। उसके पिता की कायरता ने उसे शर्मसार कर दिया था, पर चाणक्य की बुद्धिमत्ता और रामू की चुप्पी ने उसके मन में एक नई आशा जगाई थी। उसे लगा कि इस अपमान का बदला उसे ही लेना होगा। सूर्यगढ़ के भव्य महल में रामू और सीता को शाही रसोई में काम पर लगा दिया गया। सूर्यगढ़ की रसोई विशाल थी, पर चंद्रिकापुर जैसी प्रेमपूर्ण नहीं। यहाँ हर कोई केवल आदेशों का पालन करता था, कोई रचनात्मकता या आत्मा नहीं थी। ध्रुव उन्हें हर दिन नए नए पकवान बनाने को कहता, विशेषकर राजभोग हलवा और अन्य मीठे व्यंजन। रामू और सीता का मन नहीं लगता था। उन्हें चंद्रिकापुर और महाराज वीरेंद्र की याद आती थी, भले ही वे कितने भी आलसी क्यों ना हो। एक शाम जब रामू राजभोग हलवा बना रहा था और सीता उसकी मदद कर रही थी, उसने फुसफुसाकर सीता से कहा, सीता, मुझे लगता है ध्रुव महाराज वीरेंद्र पर आक्रमण जरूर करेगा। वह केवल हमारे बहाने ही आया था। कालजयी की भविष्यवाणी याद है ना, ध से शुरू होने वाला राजकुमार सबसे प्रिय चीज को छीन लेगा। सीता ने सहमति में सिर हिलाया। मैंने भी ऐसा ही सोचा है, हमें चंद्रिकापुर को बचाना होगा। पर कैसे? रामू की आंखों में एक शरारती चमक आई। मैंने एक योजना बनाई है। ध्रुव को मीठा बहुत पसंद है और वह हमेशा राजभोग हलवा खाता है। रामू ने एक छोटी सी पुड़िया निकाली जिसमें कुछ सूखी जड़ी बूटियां थी। यह एक विशेष जड़ी बूटी है जिसे हमारे पूर्वज अलस्य जड़ी कहते थे। इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाने में मिलाने से व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति और प्रतिक्रिया धीमी पड़ जाती है। वह धीरे धीरे आलसी और लापरवाह हो जाता है। रामू इसे जंगल के एक दूरस्थ कोने से लाया था, जिसे केवल कुछ वैद्य ही जानते थे। सीता की आंखें चमक उठी। रामू, तुम तो सचमुच जादूगर हो। हम उसे भी उसी आलस्य में डुबो देंगे जिसमें महाराज वीरेंद्र डूबे रहते हैं। रामू और सीता ने हर दिन ध्रुव के राजभोग हलवा में थोड़ी थोड़ी मात्रा में अलस्य जड़ी मिलाना शुरू कर दिया। वे बहुत सावधानी बरतते थे ताकि कोई उन्हें पकड़ न पाए। साथ ही उन्हें चंद्रिकापुर की खबर भी जाननी थी। वे एक बूढ़े माली दादाजी किशन से मिले, जो सूर्यगढ़ के महल में काम करते थे। दादाजी किशन मूल रूप से चंद्रिकापुर के थे और रामू के परिवार के पुराने मित्र थे। वे चंद्रिकापुर के प्रति वफादार थे और ध्रुव की क्रूरता से नफरत करते थे। किशन दादाजी ने उन्हें बताया कि ध्रुव और सेनापति क्रूर चंद्रिकापुर पर एक अचानक हमले की योजना बना रहे हैं, जिसे वे विजय पूर्णिमा की रात को अंजाम देंगे। ये खबर सुनकर रामू और सीता का दिल दहल गया। हमें यह खबर चाणक्य तक पहुंचानी होगी, रामू ने कहा। किशन दादाजी ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक गुप्त संदेश चाणक्य को भेजने का वादा किया। कुछ हफ्तों के भीतर अलस्य जड़ी का प्रभाव ध्रुव पर दिखना शुरू हो गया। वह पहले से अधिक सुस्त और लापरवाह हो रहा था। उसकी आंखों में पहले वाली क्रूर चमक अब थोड़ी धुंधली पड़ने लगी थी। वह अधिक खाने लगा था और अक्सर युद्ध की योजनाओं के बीच ही जमायां लेने लगता था। सेनापति क्रूर इस बदलाव से चिंतित था, पर उसे पता नहीं था कि यह सब राजभोग हलवा का कमाल था। क्रूर अक्सर ध्रुव को उसकी आलस्य के लिए डांटता, पर ध्रुव उसकी बात को अनसुना कर देता था। चंद्रिकापुर में रामू और सीता के जाने के बाद महाराज वीरेंद्र का भोजन संकट शुरू हो गया था। पहले चाणक्य एक नया रसोइया गोपाल लेकर आए। राजा ने उसका भोजन चखा और तुरंत थूक दिया। यह क्या बकवास है, इसमें रामू का जादू नहीं है, इसे बदलो। फिर हीरालाल आया, जिसके बनाए व्यंजन राजा को पसंद आए।
हाँ, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है, इसी रसोइये को रखो, इसके सिवा और कोई मेरा भोजन नहीं बनाएगा। चाणक्य ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कालजयी की भविष्यवाणी और ध्रुव की धूर्तता उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। वे जानते थे कि ध्रुव शांत बैठने वाला नहीं है। राजकुमारी लावण्या अब अपनी मां महारानी विजया और चाणक्य के साथ मिलकर राज्य के मामलों में गहरी रुचि लेने लगी थी। उसने महल के पुस्तकालय में हर युद्ध पुस्तक को पढ़ डाला था और अपने दादा के युद्ध संस्मरणों को आत्मसात कर लिया था। वह अक्सर चोरी छिपे सेनापति रुद्र के साथ सैनिकों के अभ्यास को देखती और रुद्र भी उसकी जिज्ञासा को समझते हुए उसे युद्ध के विभिन्न दांव पेंच सिखाता था। लावण्या ने गुप्त रूप से तलवार चलाने का अभ्यास भी शुरू कर दिया था और उसकी फुर्ती और दृढ़ता देखने लायक थी। एक रात गुप्तचर प्रमुख रवीश चाणक्य के पास दौड़ते हुए आए। उनके चेहरे पर आतंक था। मंत्री जी, हमें खबर मिली है, राजकुमार ध्रुव और सेनापति क्रूर विजय पूर्णिमा की रात चंद्रिकापुर पर अचानक आक्रमण करने वाले हैं। उनकी सेना भारी संख्या में है और वे हमारी सीमाओं के बहुत करीब आ चुके हैं। किशन दादाजी ने यह खबर भिजवाई है, साथ ही रामू और सीता का एक गुप्त संदेश भी है। उन्होंने ध्रुव को किसी अलस्य जड़ी से आलसी कर दिया है, लेकिन हमें फिर भी सावधान रहना होगा। चाणक्य का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत सेनापति रुद्र को बुलाया। सेनापति, हमें अपनी सेना को तुरंत तैयार करना होगा। ध्रुव धोखे से हम पर हमला करने वाला है। हमें पूर्वी द्वार पर उनकी सेना को कुछ समय के लिए रोकना होगा। किंतु मंत्री जी, सेनापति रुद्र ने कहा, हमारी सेना इतनी बड़ी नहीं है और महाराज वे तो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं है। उनका मनोबल कैसा होगा? चाणक्य राजा के पास गए। महाराज, जाग जाइए, संकट द्वार पर है, ध्रुव आक्रमण कर रहा है। राजा वीरेंद्र हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनका पेट फूल रहा था और चेहरा पीला पड़ गया था। क्या आक्रमण हो गया? कौन युद्ध करेगा? मैं नहीं कर सकता। वे भय से कांपने लगे और अपने सिंहासन के पीछे छिपने की कोशिश करने लगे। महारानी विजया और राजकुमारी लावण्या भी वहीं थीं। राजकुमारी लावण्या ने अपनी कमर से एक छोटी पर धारदार तलवार निकाल ली, जिसे वह गुप्त रूप से अभ्यास के लिए रखती थी। उसकी आंखों में आग थी। पिताजी, हमें लड़ना होगा, यह हमारा राज्य है, मैं लड़ूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। युद्ध ना बाबा ना। राजा वीरेंद्र ने भय से कहा, मुझसे नहीं होगा, बहता हुआ रक्त देखकर मेरा जी घबराता है, मुझे चक्कर आते हैं, मैं बेहोश हो जाऊंगा। तुम जाओ चाणक्य, तुम ही युद्ध कर लो, तुम ही सेनापति हो, तुम ही राजा हो। चाणक्य ने राजा की बात अनसुनी कर दी। उनके पास अब एक ही रास्ता था, एक अंतिम खतरनाक चाल। चाणक्य जानते थे कि महाराज वीरेंद्र से युद्ध की उम्मीद करना व्यर्थ है। उनके पास एक ही मौका था, ध्रुव की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाना। गुप्तचर प्रमुख रवीश ने उन्हें ध्रुव के गहरे अंधविश्वासों के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। ध्रुव बचपन से ही भूतों और आत्माओं पर अत्यधिक विश्वास करता था। खासकर एक बार जब उसे एक वीरान कथित तौर पर प्रेतवाधित किले में रात बिताने के लिए मजबूर किया गया था, जहां उसने कुछ भयानक दृश्य देखे थे। तब से वह किसी भी भूतिया जगह के पास जाने से कतराता था, यहाँ तक कि रात में अंधेरे में अकेले भी नहीं चलता था। रवीश, चाणक्य ने तुरंत कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी तीव्रता थी। पूरे राज्य में यह अफवाह फैला दो कि चंद्रिकापुर के महल के बाहर जितने भी देवदार के प्राचीन और विशाल पेड़ लगे हैं, उन पर सदियों पुराने अत्यंत शक्तिशाली और भयानक भूतों का वास है। कहो कि विजय पूर्णिमा की रात को ये भूत अपनी शक्तियों के चरम पर होते हैं और जो भी इन पेड़ों के पास आता है उसे अदृश्य शक्तियां खींच लेती हैं और वह कभी वापस नहीं आता। महल से आने वाली हर डरावनी आवाज को भूतों का तांडव बताओ। मंत्री जी, रवीश ने पूछा, यह अफवाह फैलाने का क्या कारण है? यह ध्रुव का अंधविश्वास है रवीश, चाणक्य ने समझाया। उनकी आंखों में एक चालाक चमक थी। और हमारी आखिरी उम्मीद, हमारी सेना ध्रुव की विशाल और क्रूर सेना का सीधे सामना नहीं कर सकती। हमें समय चाहिए और उनकी सेना का मनोबल तोड़ना होगा। और हाँ, सभी नागरिकों को महल में बनी गुप्त सुरंग के द्वारा राज्य से बाहर निकालो। प्राचीन काल मंदिर के पास सुरक्षित स्थानों पर, उस मंदिर में एक विशाल भूमिगत गुफा है जो उन्हें अस्थायी शरण दे सकती है। सुरंग के बारे में किसी को नहीं पता, रवीश ने कहा। यह तो हमारे पूर्वजों ने आपातकाल के लिए बनवाई थी। बिल्कुल, चाणक्य ने कहा। यह हमारा गुप्त हथियार है। सभी शाही खजाने और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी गुप्त सुरंग से बाहर निकालो।
एक भी चीज शत्रु के हाथ नहीं लगनी चाहिए। राजकुमारी लावण्या भी इस योजना में कूद पड़ी। वह जानती थी कि यह एकमात्र आशा है। उसने अपनी मां महारानी विजया और छोटे भाई शौर्य को सुरक्षित सुरंग से निकलने में मदद की। महारानी विजया ने अपनी पूरी शक्ति और धैर्य के साथ नागरिकों को शांत किया और उन्हें व्यवस्थित रूप से सुरंग में प्रवेश करने में मदद की। सेनापति रुद्र को निर्देश दिया गया कि वे पूर्वी द्वार पर ध्रुव की सेना को यथासंभव देर तक रोके रखें, ताकि नागरिकों को निकलने का पर्याप्त समय मिल सके। चाणक्य और रवीश ने मिलकर अफवाह को तेजी से फैलाया। रवीश के गुप्तचरों ने अंधेरे में अजीबोगरीब आवाजें निकाली, पेड़ों पर रहस्यमय परछाइयां बनाई और कुछ बहादुर चंद्रिकापुर के सैनिकों को ध्रुव की सेना के पास जाकर गायब होने का नाटक करने को कहा। महल के देवदार के पेड़ों पर भयानक भूत, रात में उनके प्रेत दिखाई देते हैं। जो भी उनके पास गया वह वापस नहीं लौटा, वह हवा में गायब हो गया। यह खबर आग की तरह फैल गई। महल से कुछ दूर जहां ध्रुव की सेना शिविर लगाई थी, वहां भी यह फुसफुसाहट पहुंच गई। सूर्यगढ़ के सैनिक वैसे भी दूर दराज के इलाकों से आए थे और वे अंधविश्वासों में गहरे डूबे थे। विजय पूर्णिमा की रात थी। आकाश में पूरा चंद्रमा चमक रहा था। उसकी रोशनी में महल के देवदार के पेड़ और भी भयानक लग रहे थे। ध्रुव की विशाल सेना ने चंद्रिकापुर के बाहरी दरवाजों को भेद दिया था। सेनापति क्रूर उत्साह से चिल्ला रहा था, आगे बढ़ो, चंद्रिकापुर अब हमारा है, महल की ओर बढ़ो। लेकिन जैसे ही वे महल के करीब पहुंचे, सैनिकों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। महल के बाहर लगे देवदार के ऊंचे पुराने पेड़ पूर्णिमा की रोशनी में एक डरावनी रहस्यमय आकृति ले रहे थे। अचानक कुछ सैनिक जो सबसे आगे थे चिल्लाए और दहशत में पीछे भागे। महाराज ध्रुव, भूत, देवदार के पेड़ों में भूत, वे हमें खींच रहे हैं। राजकुमार ध्रुव, जो अलस्य जड़ी के हल्के प्रभाव में था, पहले तो हंसा, पर फिर उसकी अपनी पुरानी डरावनी यादें ताजा हो गईं। क्या बकवास है, उसने गुस्से से कहा। यह सब चाल है महाराज, एक सैनिक ने हाँफते हुए कहा। कुछ सैनिक जो पेड़ों के पास गए थे वे गायब हो गए हैं। उनकी चीखें सुनाई दी, फिर सब शांत हो गया। किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींच लिया है, मैंने अपनी आंखों से देखा। वास्तव में ये सैनिक चाणक्य के गुप्तचर थे, जिन्होंने नाटक किया था और वे गुप्त रास्तों से भाग गए थे। ध्रुव का चेहरा पीला पड़ गया। बचपन की डरावनी यादें, जब उसे उस प्रेतवादित किले में रात बितानी पड़ी थी, उसके दिमाग में कौंध उठी। सेनापति क्रूर ने उसे आगे बढ़ने को कहा, पर ध्रुव की हिम्मत जवाब दे रही थी। अगर ये सच में भूत हुए तो, अगर ये अदृश्य आत्माएं हमें भी खींच लें तो? अलस्य जड़ी के प्रभाव ने उसकी निर्णय लेने की क्षमता को और भी धीमा कर दिया था, जिससे वह तेजी से निर्णय नहीं ले पा रहा था और उसके भीतर का भय और भी गहराता जा रहा था। सैनिक भी भूतों के डर से थर-थर कांप रहे थे। उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कुछ तो हथियार छोड़कर भागने लगे। नहीं, ध्रुव ने घबराते हुए कहा, महल के पास कोई नहीं जाएगा, हम इसे घेरे रखेंगे। वीरेंद्र को बाहर आना ही पड़ेगा, भूतों से हमें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मगर महल से कोई नहीं निकला। केवल भयावह सन्नाटा और पूर्णिमा की रोशनी में नाचती देवदार की डरावनी परछाइयां थीं, जो सैनिकों को और भी डरा रही थी। आधी रात को एक अजीब सी डरावनी हंसी की आवाज दूर महल से आई, जो चाणक्य के गुप्तचरों द्वारा एक विशेष यंत्र से निकाली गई थी, जिससे सूर्यगढ़ के सैनिकों में भगदड़ मच गई। कई सैनिक अपनी जान बचाकर शिविर से बाहर भागे। ध्रुव और सेनापति क्रूर ने महल को कई दिनों तक घेरे रखा, पर उनकी सेना भूतों के डर से अंदर घुसने को तैयार नहीं थी। उन्हें हर पत्ती की सरसराहट में प्रेत की आहट सुनाई देती थी, हर छाया में एक डरावनी आकृति दिखाई देती थी। ध्रुव स्वयं भी आलस्य और भय से ग्रस्त और अलस्य जड़ी के कारण और भी शिथिल हो चुका था। उसका मन अब युद्ध से ज्यादा आराम और खाने में लगता था। उधर सूर्यगढ़ में रामू और सीता, जो हर दिन ध्रुव को अलस्य जड़ी मिला हलवा खिला रहे थे, अंततः उसे पूरी तरह आलसी और लापरवाह बनाने में कामयाब हो गए। ध्रुव का मन अब चंद्रिकापुर पर विजय से ज्यादा अपने राजभोग हलवा और दिन भर के आराम में लगता था। रामू ने दादाजी किशन की मदद से एक गुप्त संदेश चाणक्य तक पहुंचाया। ध्रुव अब आलसी हो गया है, हमला छोड़ देगा, अब वह अपने ही आलस्य में फंस गया है। अंततः राजकुमार ध्रुव को हार माननी पड़ी। उसकी सेना भूतों के डर से इतनी आतंकित हो गई थी कि वह और आगे नहीं बढ़ सकती थी। ध्रुव स्वयं भी आलस्य और भय से ग्रस्त ने गुस्से में अपनी सेना को वापस सूर्यगढ़ लौटने का आदेश दिया।
सेनापति क्रूर गुस्से से आग बबूला था, पर ध्रुव की स्थिति देखकर वो कुछ नहीं कर सका। सूर्यगढ़ की सेना बिना किसी वास्तविक युद्ध के चंद्रिकापुर से अपमानित होकर लौट गई। चंद्रिकापुर बच गया था, लेकिन राजा वीरेंद्र को अभी भी यह पूरी तरह समझ नहीं आया था कि वे कैसे बचे। जब वे सुरक्षित स्थान प्राचीन काल मंदिर से महल लौटे तो चाणक्य ने उन्हें पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे रामू और सीता ने सूर्यगढ़ में ध्रुव को आलस से जड़ी खिलाकर उसे निष्क्रिय किया, कैसे उन्होंने भूत की अफवाह फैलाई, कैसे रवीश के गुप्तचरों ने सैनिकों को डराया और कैसे सेनापति रुद्र ने पूर्वी द्वार पर समय खरीदा। महाराज, चाणक्य ने कहा, यह हमारी सेना के पराक्रम का, महारानी विजया के धैर्य का, राजकुमारी लावण्या के साहस का और रामू तथा सीता के गुप्त बलिदान का परिणाम है। और हाँ, आपके आलस्य ने भी अनजाने में हमारी मदद की महाराज, क्योंकि ध्रुव ने आपको कमजोर समझा। राजा वीरेंद्र ने राहत की सांस ली। उनकी आंखों में पहली बार चिंता के बजाय थोड़ी समझदारी झलक रही थी। वाह चाणक्य, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। और रामू और सीता ने भी कमाल कर दिया। उन्हें तुरंत वापस लाओ और उन्हें शाही सम्मान दो। रामू और सीता को वापस चंद्रिकापुर लाया गया। पूरे राज्य में उनकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता की कहानी फैल गई। महाराज वीरेंद्र ने उन्हें शाही रसोई के प्रमुख के रूप में फिर से नियुक्त किया और उन्हें आजीवन सम्मान और सुरक्षा देने का वचन दिया। वे अब चंद्रिकापुर के गुप्त नायक बन गए थे। राजा वीरेंद्र ने चाणक्य को बहुत सम्मान दिया और उन्हें ढेर सारे उपहार भी दिए। राजकुमारी लावण्या ने गर्व से चाणक्य और अपने माता पिता की ओर देखा। उसने महसूस किया कि उसका राज्य केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि, साहस और एकजुटता से बचा है। राजा वीरेंद्र ने अपनी पुरानी दिनचर्या में वापसी की, पर अब उनके मन में चाणक्य, महारानी विजया और अपनी पुत्री लावण्या के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वे अब कभी कभी लावण्या को अपने साथ दरबार में बैठने देते और राज्य के मामलों पर उसकी राय भी सुनते थे। उन्होंने हल्के फुल्के व्यायाम करना भी शुरू कर दिया था और उनके भोजन की मात्रा भी थोड़ी कम हो गई थी। वे अब पूरी तरह आलसी नहीं रहे, बल्कि अपने राज्य के प्रति थोड़ी बहुत जिम्मेदारी समझने लगे थे। चाणक्य जानते थे कि राजा को पूरी तरह बदलना मुश्किल है, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और वफादारी से चंद्रिकापुर राज्य और उसकी प्रजा को एक बड़े संकट से बचा लिया था। राजकुमारी लावण्या ने भी इस घटना से सीखा कि बुद्धि और धैर्य तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। उसने प्रण लिया कि वह चंद्रिकापुर की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगी और भविष्य में अपने राज्य का कुशल नेतृत्व करेगी। और तब से चंद्रिकापुर में चाणक्य की बुद्धिमत्ता, महारानी विजया के धैर्य, राजकुमारी लावण्या के साहस, रामू और सीता के गुप्त बलिदान और महाराज वीरेंद्र की भाग्यशाली आलस्य की कहानियां दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। ये कहानी अब केवल एक आलसी राजा की नहीं, बल्कि बुद्धि, वफादारी, अदृश्य साहस और एक राज्य के पुनर्जन्म की एक अनकही गाथा बन गई थी। सूर्यगढ़ में राजकुमार ध्रुव अब भी आलस्य में डूबा था और चंद्रिकापुर अब अधिक सतर्क और तैयार था किसी भी भविष्य के खतरे का सामना करने के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चलिए चलते हैं अगली कहानी की तरफ। भारतवर्ष के पश्चिम में विंध्याचल की सुरम्य श्रेणियों की गोद में बसा था रत्नगिरी नामक एक अद्भुत राज्य। ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला था। इसकी मिट्टी सचमुच रत्नों से भरी थी। यहाँ बहुमूल्य खदानें थीं, हीरे और नीलम धरती के गर्भ से निकलते थे। रत्नगिरी की नदियां सोने के कण बहाती थीं और इसकी हरी भरी भूमि पर ऐसी फसलें उगती थीं जिनकी सुगंध दूर दूर तक फैलती थी। यहाँ के गांव शांत और सुरम्य थे, खेत लहलहाते थे और बाजार हमेशा भीड़ भाड़ वाले रहते थे, जहाँ हर तरह के सामान का आदान प्रदान होता था। रत्नगिरी अपनी कला, संस्कृति और कुशल कारीगरों के लिए भी प्रसिद्ध था। दूर दूर के राज्यों से व्यापारी यहाँ आते थे और रत्नगिरी की समृद्धि की कहानियां पूरे उपमहाद्वीप में गूंजती थीं। लेकिन इस वैभवशाली राज्य पर महाराजा विक्रमदेव का शासन था, जिनकी छवि उनके राज्य की समृद्धि से बिल्कुल उलट थी। महाराजा विक्रमदेव स्वभाव से इतने कंजूस थे कि उनकी कंजूसी की कहानियां लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी थी। उनका राजकोष सोने, चांदी और बेशकीमती हीरों से इतना भरा रहता था कि कई वर्षों तक राज्य के सभी नागरिक बिना कुछ किए भी आराम से जी सकते थे। उनके खजाने के तहखाने इतने विशाल थे कि उनमें कई गांव समा सकते थे और वे हमेशा कीमती वस्तुओं से भरे रहते थे। महाराजा का मुख्य उद्देश्य बस इस धन को और बढ़ाना था, उसे खर्च करना नहीं।
महाराजा दान पुण्य के विरोधी थे। उनके दरबार में कभी कोई बड़ा उत्सव या दान का कार्यक्रम नहीं होता था। सड़कें टूटी रहती थीं, जिससे व्यापारियों और किसानों को भारी परेशानी होती थी। गांवों में कुएं सूख जाते थे और लोग पानी के लिए तरसते थे। लेकिन महाराजा एक पैसा खर्च नहीं करते थे। जब महामारी फैलती तो लोग उपचार के बिना मरते, क्योंकि दवाइयों पर भी खर्च करने की अनुमति नहीं थी। राजकोष में धन की बाढ़ होते हुए भी प्रजा हमेशा अभावों में जीती थी। किसानों को कभी अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता था और कारीगरों को उनके काम के लिए पर्याप्त मेहनत आना नहीं मिलता था। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव था। यह महाराजा की कंजूसी ही नहीं थी जिसने प्रजा को परेशान किया था। उनकी एक और बड़ी कमजोरी थी, उनका अगाध डर। महाराजा विक्रमदेव अपनी महारानी इरावती से बेहद डरते थे। महारानी इरावती स्वभाव से बड़ी कठोर, तेज तर्रार और अपनी बात पर अड़ी रहने वाली थी। उनकी आंखें ऐसी तीखी थीं कि उनमें देखते ही कोई भी डर जाए। वे हमेशा अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करती थीं, लेकिन उनके शब्द बाण की तरह चुभते थे। महाराजा विक्रमदेव, जो एक विशाल सेना और अजेय शक्ति के मालिक थे, महारानी के सामने एक आज्ञाकारी बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं लगते थे। महारानी को गुस्सा दिलाना मतलब अपनी मौत को दावत देना था, ऐसा महाराजा सोचते थे, क्योंकि महारानी हर छोटी बड़ी बात पर महाराजा को कोई न कोई सजा सुना देती थी। ये सजा कभी सार्वजनिक रूप से फटकार लगाने की होती थी, तो कभी उन्हें कई दिनों तक कक्ष में बंद रखने की, या कभी उनके पसंदीदा पकवानों पर प्रतिबंध लगाने की। महाराजा हमेशा महारानी की पसंद नापसंद का ध्यान रखते थे और उनके एक शब्द पर कांप उठते थे। महाराजा का यह डर सिर्फ महारानी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनके दरबारियों और मंत्रियों पर भी हावी था। कोई भी महाराजा के गलत निर्णयों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी बात महाराजा को नाराज न कर दे और महारानी उन पर गुस्सा न हो जाए। महाराजा को खुश करने और महारानी के प्रकोप से बचने के लिए दरबारी और मंत्रीगण हमेशा महाराजा की हाँ में हाँ मिलाते थे। इस डर और कंजूसी के मेल ने रत्नगिरी को धीरे धीरे एक परेशान हाल और अंदरूनी रूप से खोखला राज्य बना दिया था, जहां धन तो था पर सुख शांति नहीं थी। एक धूप वाली सुबह चैत्र मास के आरंभ में महाराजा विक्रमदेव अपने भव्य दरबार में बैठे प्रजा की शिकायतें सुन रहे थे। दरबार का माहौल सामान्यतः गंभीर और शांत रहता था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही चुप्पी थी। सोने और चांदी के आभूषणों से लदा महाराजा का सिंहासन, जिसके पीछे रेशमी पर्दे झूल रहे थे, चमक रहा था, पर महाराजा का मन अशांत था। तभी एक दुबला पतला किसान, जिसका नाम रघु था, कांपते हुए उनके सामने आया। रघु के फटे हुए कपड़े, धूल से सने पैर और आंखों में गहरा डर साफ झलक रहा था। वह मुश्किल से अपना सिर ऊपर उठा पा रहा था, जैसे वह धरती में समा जाना चाहता हो। उसके हाथों में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी, जिसे वह सहारा देकर खड़ा था। महाराज, मेरी फरियाद सुनिए। रघु ने बड़ी मुश्किल से आवाज निकाली। उसकी आवाज डर के मारे लड़खड़ा रही थी। मैं मधुवन गांव का निवासी हूँ। कल रात भर भयानक आंधी और तेज हवा चली। मेरे घर के पास का अनाज का गोदाम अचानक भरभरा कर ढह गया महाराज। उसमें मेरी सारी फसल, मेरी जीवन भर की कमाई रखी थी। अब मेरा सारा अनाज बर्बाद हो गया है और मैं भूखा मर जाऊंगा। महाराजा विक्रमदेव ने अपनी भौहें चढ़ाई। उनकी आंखें तिरछी हो गईं, जैसे वह रघु को किसी अपराधी की तरह देख रहे हो। क्या अनाज का गोदाम ढह गया? तुम कहाँ थे जब वह गोदाम ढह रहा था? क्या तुम अपने गोदाम को गिरने से रोक नहीं सकते थे? तुम्हारा अनाज था, तुम्हें उसे बचाना चाहिए था। महाराजा की आवाज में खींच और झुंझलाहट साफ झलक रही थी। रघु चौंक गया। उसने अपनी आंखों को रगड़ा, जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास न हो। महाराज, मैं अपनी भेड़ों को चारा खिला रहा था और गोदाम बहुत विशाल था महाराज। वह पक्की ईंटों और मजबूत पत्थर से बना था। वह तो एक छोटे महल जैसा था और कई कुंतल अनाज उसमें समाया था। मैं भला उसे कैसे रोक सकता था? वह अचानक ढहा और धूल अनाज का गुबार छा गया। तो तुम्हें चारा छोड़कर अपने गोदाम को बचाना चाहिए था। तुम्हारी भेदें क्या तुम्हें अपनी जीवन भर की कमाई से ज्यादा प्यारी हैं? महाराजा ने गरजते हुए कहा। उनकी आवाज से दरबार गूंज उठा, जिससे कुछ दरबारी भी डर गए। ये कैसा तर्क है? तुम एक किसान होकर अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकते? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लगता है तुम अपनी संपत्ति की परवाह नहीं करते, इसलिए तुम उसे गिरने देते हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रीगण और दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे महाराजा की मूर्खता या उनके बेतुके तर्क पर कुछ बोले। उन्हें डर था कि अगर वे बोले
तो महाराजा का अगला गुस्सा उन पर फूट पड़ेगा और शायद महारानी भी उनसे नाराज हो जाए। मुख्य सलाहकार दिवाकर, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, ने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि वे इस अन्याय को देख नहीं पा रहे थे। महाराजा ने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ, वह अनाज का गोदाम किसने बनाया था? उसका नाम क्या है? उसे तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए। उसी की गलती होगी जिसने इतनी कमजोर संरचना बनाई जो हवा के एक झोंके से ढह गई। रघु ने सिर झुका लिया। महाराज, उसे हमारे गांव के मिस्त्री मोहन ने बनाया था। वो बड़ा ही कुशल कारीगर है महाराज। वह अपनी कला में माहिर है। उसने ऐसे मजबूत गोदाम और भवन बनाए हैं जो दशकों से खड़े हैं और कभी गिरे नहीं। उसने हमारे गांव में दर्जनों घरों, कुओं और छोटे पुलों के अलावा कई बड़े गोदाम भी बनाए हैं और सब अब भी वैसे के वैसे हैं जैसे कल ही बने हो। मुझे समझ नहीं आता कि यह गोदाम कैसे ढह गया। मोहन बहुत ईमानदार और मेहनती है, कुशल कारीगर, और उसकी बनाई संरचना हवा के एक झोंके से ढह गई। महाराजा ने व्यंग्य किया। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, जैसे उन्होंने अपराधी को पकड़ लिया हो। यह सब उस मिस्त्री की लापरवाही है। यह उसकी कला में कमी है। इस गोदाम के ढहने की सजा मिस्त्री मोहन को दी जाए। उसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और उसे तब तक रिहा न किया जाए जब तक वह रघु के गोदाम को दोबारा अपने पैसों से न बनवा दे। ये राज्य का आदेश है। और इस तरह एक बेगुनाह मेहनती मिस्त्री मोहन को उस अनाज के गोदाम के ढहने का दोषी ठहरा दिया गया जिसमें उसका कोई हाथ नहीं था। रघु दुखी होकर लौट गया क्योंकि वह जानता था कि मोहन निर्दोष है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। उसके पास इतना बल नहीं था कि वह महाराजा के आदेश का विरोध कर सके। महाराजा अपनी न्याय पर गर्व करते हुए मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दरबार में हर कोई जानता था कि यह कितना अन्यायपूर्ण फैसला था और ऐसे फैसलों से प्रजा का महाराजा पर से विश्वास उठ रहा था। अगले दिन सुबह रत्नगिरी के शांत गांव मधुवन में एक अजीब उदासी छा गई। जब मिस्त्री मोहन को, जो एक सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, कठोर पहरे में कारागार ले जाया जा रहा था, तो उसकी चीखें और याचनाएं पूरे गांव में गूंज रही थी। मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। उसकी आवाज पत्थरों से टकराकर लौट रही थी, हर दिल में दर्द भर रही थी। उसकी पत्नी श्यामा अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रोते हुए उसके पीछे भाग रही थी। श्यामा के बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों में आंसू और दर्द भरा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। गोलू, जो मुश्किल से 7 साल का था, अपने पिता के फटे हुए कपड़े पकड़े रो रहा था और उन्हें छोड़ने से इनकार कर रहा था। पिंकी, जो केवल 4 साल की थी, अपनी मां की गोद में चीख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता को क्यों ले जाया जा रहा है। श्यामा एक साहसी महिला थी। वह स्वभाव से शांत और मृदुभाषी थी, लेकिन जब उसके परिवार पर मुसीबत आती थी तो वह एक शेरनी बन जाती थी। उसने अपने पति को अन्यायपूर्ण तरीके से सजा भुगतते हुए देखा और तुरंत निर्णय लिया कि वह अपने पति के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी, चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। उसने अपने आंसू पोंछे, अपने बच्चों को कसकर गले लगाया और अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प भर लिया। उसने प्रण लिया कि वह मोहन को इस अन्याय से मुक्ति दिलाएगी। श्यामा ने सबसे पहले अपने गांव के मुखिया रामलाल से मदद मांगी। रामलाल एक बूढ़ा और अनुभवी व्यक्ति था जिसने कई महाराजाओं का शासन देखा था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए पूरे राज्य में जाने जाते थे। उन्होंने श्यामा की बात धैर्यपूर्वक सुनी, उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटी, महाराजा विक्रमदेव के सामने सच बोलना मुश्किल है, खासकर जब महारानी इरावती का खौफ हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे। मोहन एक अच्छा आदमी है और उसे बेवजह सजा नहीं मिलनी चाहिए। पूरा गांव उसके साथ है। रामलाल ने कुछ अन्य बुजुर्गों, गांव के प्रतिष्ठित लोगों, व्यापारिक संघों के प्रतिनिधियों और कई किसानों को इकट्ठा किया। सब मोहन की बेगुनाही जानते थे और उसके लिए न्याय चाहते थे। वे सब मिलकर महाराजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने महाराजा से मोहन को निर्दोष साबित करने की प्रार्थना की, उसे रिहा करने की गुहार लगाई और दलीलें दी कि मोहन एक कुशल कारीगर है और उसकी बनाई इमारतें कभी नहीं गिरती। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कुशल कारीगरों को ऐसे ही सजा दी जाएगी तो कोई भी राज्य में काम नहीं करेगा। लेकिन महाराजा अपनी बात पर अड़े रहे। उनके चेहरे पर वही कठोरता थी, उनकी आंखों में वही अहंकार। अगर गोदाम मजबूत होता तो ढहता क्यों नहीं? महाराजा ने अपने भारी भरकम सिंहासन पर बैठे हुए कहा, यह मोहन की लापरवाही है और उसे सजा भुगतनी ही होगी। मैंने अपना फैसला सुना दिया है और अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यह राज्य का कानून है। तभी
महारानी इरावती, जो महाराजा के बगल में एक ऊंचे चांदी के सिंहासन पर बैठी थी, बोली। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो पूरे दरबार में गूंज उठी और हर किसी को अपनी ओर खींच लिया। उनके शाही वस्त्र और गंभीर चेहरा उनकी गरिमा को और बढ़ाते थे। महाराज, आपने ठीक कहा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि गोदाम क्यों ढा? क्या सिर्फ हवा का झोंका ही कारण था या कुछ और? क्या हवा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि एक विशाल गोदाम को ढा दे? क्या आपने कभी किसी कुशल कारीगर की बनाई संरचना को सिर्फ हवा से गिरते देखा है? महारानी के इस सवाल ने महाराजा को थोड़ा चौंका दिया। उन्हें लगा कि महारानी उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा रही है और वे तुरंत पसीना पसीना हो गए। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्हें यह भी लगा कि अगर उन्होंने महारानी को संतुष्ट नहीं किया तो उन्हें खुद महारानी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, और यह किसी भी युद्ध से ज्यादा भयानक था। महारानी, आप क्या कहना चाहती हैं? महाराजा ने थोड़ा डरते हुए पूछा। उनकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। उन्होंने अपनी उंगलियां अपनी दाढ़ी पर फेरना शुरू कर दिया, जो उनकी बेचैनी का संकेत था। मैं यह कहना चाहती हूँ, महारानी ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा। उनकी आंखें महाराजा पर टिकी थीं कि गोदाम के ढाने के पीछे कोई और कारण भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी ने उस गोदाम को कमजोर किया हो, या उसकी नींव में कोई ऐसी गड़बड़ रही हो जिसे मिस्त्री नहीं देख पाया, या शायद कोई अदृश्य प्राकृतिक शक्ति थी। मिस्त्री मोहन अकेला दोषी नहीं हो सकता। ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए महाराज। जल्दबाजी में लिए गए फैसले राज्य के लिए हानिकारक होते हैं और प्रजा में असंतोष पैदा करते हैं। महाराजा विक्रमदेव को पसीना आ गया। महारानी के तीखे सवाल और तर्कपूर्ण बातों से वे घबरा गए थे। उन्होंने तुरंत अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन रघु ने कहा कि हवा से ढा, और रघु तो एक गरीब किसान है, वह झूठ क्यों बोलेगा? वह तो सीधा साधा है। और क्या रघु ने कहा कि उसने नींव भी देखी थी, या उसे पता है कि नींव के नीचे क्या है? क्या उसे मिट्टी के विज्ञान का ज्ञान है? महारानी ने जवाब दिया। उनके लहजे में व्यंग्य था। मुझे लगता है कि इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। केवल मिस्त्री को सजा देने से समस्या हल नहीं होगी। अगर असली कारण नहीं मिला तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं और हमारे राज्य की प्रतिष्ठा को ठेस लगेगी। क्या हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे राज्य में न्याय अंधा है? महारानी के अकाट्य तर्क और उनके हस्तक्षेप से महाराजा को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वे जानते थे कि महारानी को नाराज करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे उन्हें निजी तौर पर भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। उन्होंने भारी मन से कहा, ठीक है महारानी, तो आप क्या सुझाव देती हैं? मुझे बताएं कि क्या किया जाए ताकि यह मामला सुलझ जाए। मैं सुझाव देती हूं कि हम एक विशेष जांच दल का गठन करें, महारानी ने कहा। उनकी आवाज में अब दृढ़ता थी। यह दल इस गोदाम के ढाने के पीछे के असली कारण का पता लगाएगा, और तब तक मिस्त्री मोहन को कारागार में नहीं बल्कि घर पर नजरबंद रखा जाए। उसे काम करने की अनुमति दी जाए ताकि वह अपनी रोजी रोटी कमा सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उसे बेगार भी नहीं करवाना चाहिए। महाराजा विक्रमदेव ने अनिच्छा से महारानी की बात मान ली। उन्हें पता था कि महारानी की बात न मानने का अंजाम क्या हो सकता है। इस विशेष जांच दल में महारानी ने अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान गुप्तचर चालाक चंद्र को नियुक्त किया। चंद्र अपनी बुद्धिमत्ता, तीक्ष्ण नजर और समस्याओं की तह तक जाने की क्षमता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसकी पैनी नजर से कुछ भी नहीं छिपता था। उसके साथ एक अनुभवी इंजीनियर धीरज, जो संरचनाओं और निर्माण कार्य का विशेषज्ञ था, और एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री वृक्षराज, जो पौधों, मिट्टी और भूविज्ञान के विशेषज्ञ थे, को भी शामिल किया गया। इस टीम को इसलिए चुना गया था ताकि हर कोण से जांच की जा सके और कोई भी पहलू छूट न जाए और सच्चाई सामने आ सके। महारानी ने उन्हें आदेश दिया कि वे बिना किसी पूर्वाग्रह के काम करें और केवल सच्चाई ही पेश करें। अगले कई दिनों तक चंद्र और उसकी टीम ने रघु के घर के पास ढहे हुए अनाज के गोदाम का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अपनी जांच के लिए मधुवन गांव में ही अपना अस्थायी शिविर बना लिया था। वे सुबह से शाम तक वहां काम करते थे, हर छोटे से छोटे सुराग की तलाश में, हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते थे। सबसे पहले धीरज, जो इंजीनियर था, ने गोदाम के ढे हुए टुकड़ों और उसकी नींव की गहराई से जांच की। उसने कई जगह मिट्टी खोदी और पाया कि नींव बहुत मजबूत थी, जैसा कि मोहन ने दावा किया था। ईंटें अच्छी गुणवत्ता की थीं, सीमेंट का मिश्रण भी सही अनुपात में था
और निर्माण कला भी उत्कृष्ट थी। धीरज ने अपनी नोटबुक में हर छोटी से छोटी जानकारी दर्ज की। महाराज, इस गोदाम को बनाने में कोई कमी नहीं थी, धीरज ने चंद्र से कहा। यह एक अनुभवी और कुशल कारीगर का काम है। यह सामान्य हवा से नहीं ढह सकता, इसमें कुछ और कारण है। वृक्षराज, जो वनस्पति शास्त्री था, ने आसपास की मिट्टी और पौधों का अध्ययन किया। उसने मिट्टी के कई नमूनों को इकट्ठा किया और अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में उनकी जांच की। उसने आसपास के पेड़ों, खासकर रघु के घर के पास खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ की जड़ों का भी बारीकी से निरीक्षण किया। वे पेड़ सदियों पुराना लग रहा था। उसकी विशाल जड़ें धरती में दूर दूर तक फैली हुई थी। चालाक चंद्र ने रघु और उसके पड़ोसियों से कई बार सवाल पूछे। उसने उनसे उस गोदाम के निर्माण के समय से लेकर उसके ढहने तक की हर छोटी बड़ी घटना के बारे में पूछा। उसने उनसे उन तूफानों के बारे में भी पूछा जो पहले आए थे, और क्या कभी ऐसी कोई घटना हुई थी। उसने उन लोगों से भी बात की जिन्होंने रघु के घर के पास से गुजरते हुए कुछ असामान्य देखा था। चंद्र ने हर गवाह के बयान को ध्यान से सुना और क्रॉस चेक किया। जांच के दौरान चंद्र को एक अजीब और महत्वपूर्ण बात पता चली। रघु के घर के पास एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ इतना पुराना था कि उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी शाखाएं इतनी विशाल थीं कि कई घरों पर छांव डालती थीं। गांव के लोग इस पेड़ को बहुत पूजते थे और उसे जीवन का वृक्ष कहते थे। रघु का पड़ोसी दयाराम एक वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति था जो बरगद के पेड़ को बहुत पवित्र मानता था और उसकी देखभाल करता था। उसने चंद्र को बताया कि रघु ने कई बार इस बरगद के पेड़ को काटने या उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, क्योंकि उसकी जड़ें उसके खेत में फैल रही थीं और उसकी फसल को नुकसान पहुंचा रही थी। दयाराम ने हर बार उसे ऐसा करने से रोक दिया था, क्योंकि वे पेड़ को देवता का रूप मानते थे और उसका सम्मान करते थे। उसने यह भी बताया कि बरगद की एक खास जड़ गोदाम की नींव की तरफ बढ़ रही थी। चंद्र को लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। उसने धीरज और वृक्षराज के साथ मिलकर बरगद के पेड़ की जड़ों का और गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि बरगद की एक विशाल मोटी जड़ जो जमीन के नीचे दबी हुई थी, ठीक उसी जगह तक पहुंच रही थी जहां रघु का गोदाम ढा था। ये जड़ सामान्य जड़ों से कहीं अधिक मोटी और शक्तिशाली थी और वह गोदाम की नींव में घुसने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने जड़ और नींव के बीच के घर्षण के निशान भी देखे। वृक्षराज ने अपनी प्रयोगशाला में मिट्टी और जड़ के नमूनों की जांच करने के बाद बताया, महाराज, बरगद के पेड़ की जड़ें असाधारण रूप से शक्तिशाली होती हैं। वे धीरे धीरे चट्टानों और पत्थरों में भी दरार डाल सकती हैं। ये जड़ सालों से गोदाम की नींव के नीचे बढ़ रही होगी, उस पर लगातार दबाव डाल रही होगी। जड़ ने मिट्टी को ढीला कर दिया होगा और नींव को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर दिया होगा। जब तेज हवा आई और गोदाम में भारी मात्रा में अनाज भरा हुआ था, तो गोदाम जो पहले से ही अंदर से इतना कमजोर हो चुका था, वह ढह गया। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी और इसमें किसी इंसान का दोष नहीं था। यह सुनकर धीरज ने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। नींव बाहरी रूप से मजबूत दिख रही थी, लेकिन अंदर से इस जड़ ने उसे खोखला कर दिया होगा। मिस्त्री मोहन की इसमें कोई गलती नहीं थी। उसने अपनी जानकारी और कौशल के अनुसार सबसे अच्छी संरचना बनाई थी। ये प्रकृति की शक्ति का एक उदाहरण है। चंद्र ने तुरंत यह महत्वपूर्ण जानकारी एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ महारानी इरावती को दी। महारानी ने तुरंत महाराजा विक्रमदेव को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। साथ ही धीरज और वृक्षराज की रिपोर्ट भी पेश की। महाराजा विक्रमदेव हैरान रह गए। वे अपने सिंहासन पर बैठे बैठे हिल गए। उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। तो मिस्त्री मोहन की कोई गलती नहीं थी? ये सब एक पेड़ की जड़ की वजह से हुआ? क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल नहीं महाराज, महारानी ने दृढ़ता से कहा। उनकी आवाज में अब विजयी स्वर था। ये प्राकृतिक कारणों से हुआ था और इसमें किसी इंसान का दोष नहीं था। मोहन तो निर्दोष था और आपने उसे बेवजह कारागार में डलवा दिया था। आपकी जल्दबाजी ने एक ईमानदार व्यक्ति पर अन्याय किया। महाराजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शर्मिंदा थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे और बिना जांच के मोहन को सजा सुना दी थी। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि महारानी इरावती कितनी समझदार, न्यायप्रिय और दूरदर्शी थी। उन्हें लगा कि उनके अपने निर्णय कितने मूर्खतापूर्ण थे और उनकी अपनी समझ कितनी सीमित थी। उनके मन में अपनी प्रजा के प्रति भी एक अपराध बोध जागा, क्योंकि उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया था। महाराजा विक्रमदेव ने
तुरंत मिस्त्री मोहन को सम्मान पूर्वक रिहा करने का आदेश दिया। पूरे दरबार में यह खबर फैलते ही खुशी की लहर दौड़ गई। मधुवन गांव में उत्सव का माहौल बन गया। मोहन को दरबार में बुलाया गया। महाराजा ने अपने सिंहासन से उठकर उसके सामने सिर झुकाया और उससे अपने गलत निर्णय के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। महाराजा ने अपनी प्रजा के सामने स्वीकार किया कि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई थी। मोहन, मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से माफी चाहता हूं। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें सजा सुनाई। तुम निर्दोष हो और एक सच्चे ईमानदार कारीगर हो। इस गलती के लिए मुझे क्षमा करो। महाराजा ने सिर्फ माफी ही नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने मोहन को उसकी परेशानी और बदनामी के लिए मुआवजे के तौर पर भारी मात्रा में सोने के सिक्के, बढ़िया कपड़े और जमीन का एक छोटा टुकड़ा भी दिया, ताकि उसका परिवार आराम से जीवन जी सके। इतना ही नहीं, उन्होंने रघु के गोदाम को दोबारा बनवाने का पूरा खर्च राजकोष से देने का आदेश दिया और मोहन को ही वह काम सौंपने को कहा, ताकि उसे काम भी मिल सके और उसकी प्रतिष्ठा भी वापस आ जाए। साथ ही रघु का बर्बाद हुआ सारा अनाज भी राजकोष से पूरा किया गया, जिससे रघु की खुशियों का ठिकाना न रहा। उन्होंने मोहन से यह भी अनुरोध किया कि वह अपनी कारीगरी से राज्य के अन्य महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में भी मदद करे, विशेषकर अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए नए गोदाम बनाने में। मोहन और उसकी पत्नी श्यामा महाराजा के इस न्याय से बहुत खुश हुए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि महाराजा खुद उनसे माफी मांगेंगे और उन्हें इतना सम्मान देंगे। पूरे रत्नगिरी में महाराजा की जय जयकार होने लगी। लेकिन इस बार यह जय जयकार महारानी इरावती की बुद्धिमत्ता, उनके साहस और उनकी न्यायप्रियता के कारण थी, न कि महाराजा के स्वयं के बल पर। लोग महारानी के जयकारे लगा रहे थे, उनके नाम के गीत गा रहे थे, जो महाराजा को सुनने में अजीब लग रहा था। लेकिन उन्हें इस बार कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा सम्मान बल या धन से नहीं, बल्कि न्याय और सद्भावना से मिलता है। इस घटना के बाद महाराजा विक्रमदेव में एक बड़ा और गहरा बदलाव आया। वे अब भी महारानी से थोड़ा डरते थे, लेकिन यह डर अब सम्मान और प्रशंसा में बदल गया था। वे महारानी इरावती की सलाह को अधिक गंभीरता से लेने लगे और उनसे हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले सलाह लेते थे। उन्होंने सीखा कि जल्दबाजी में और बिना पूरी जानकारी के निर्णय लेना कितना खतरनाक हो सकता है और इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि एक राजा का कर्तव्य सिर्फ धन इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के लिए न्याय करना, उनका कल्याण सुनिश्चित करना और उन्हें सुरक्षित रखना भी है। उन्हें समझ आया कि सच्ची शक्ति प्रजा के प्रेम और विश्वास में निहित है। उन्होंने अब अपनी प्रजा की जरूरतों पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। राजकोष का उपयोग अब केवल अपने व्यक्तिगत भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के कार्यों में भी होने लगा। टूटी सड़कें ठीक की गईं और उन्हें चौड़ा किया गया ताकि व्यापार सुगम हो सके। नए कुएं खोदे गए और पुराने तालाबों को साफ किया गया, जिससे गांवों में पानी की समस्या हल हुई। गांवों में मुफ्त दवाएं और भोजन पहुंचाया गया और चिकित्सालय खोले गए। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पाठशालाएं खोली गई। उन्होंने यह भी समझा कि सच्चा साहस सिर्फ तलवार चलाने या युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने और न्याय करने में होता है। रत्नगिरी राज्य में धीरे धीरे शांति और समृद्धि वापस लौट आई। मिस्त्री मोहन ने रघु के गोदाम को पहले से भी अधिक मजबूत बनाया। इस बार बरगद की जड़ों से पर्याप्त दूरी पर एक नई गहरी नींव खोदकर और भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए नई निर्माण तकनीक का उपयोग करके उसने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी कोई समस्या न हो, और उसने उस विशाल बरगद के पेड़ के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा भी बनाया, ताकि उसकी जड़ों से किसी और संरचना को नुकसान न हो। रघु भी खुश था कि उसे अपना अनाज का गोदाम वापस मिल गया था, और उसका पड़ोसी दयाराम भी खुश था कि बरगद का पेड़ सुरक्षित था और उसे काटने की जरूरत नहीं पड़ी। दयाराम ने खुशी खुशी बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां लोग पूजा करने आते थे। महाराजा विक्रमदेव ने यह भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसे मामलों की गहन जांच की जाए, ताकि कोई भी बेगुनाह सज्जा का शिकार न हो। उन्होंने न्याय प्रणाली में बड़े सुधार किए और एक नया न्याय परिषद बनाया, जिसमें अनुभवी और ईमानदार लोग शामिल थे, जो बिना किसी दबाव के फैसले लेते थे। महारानी इरावती राज्य की सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गई और उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। महाराजा अब भी उनसे डरते थे, लेकिन यह डर सम्मान और प्रशंसा में बदल गया था, क्योंकि वे जानते थे कि महारानी की सलाह हमेशा राज्य और प्रजा के भले के लिए होती थी। और इस प्रकार
एक ढहे हुए अनाज के गोदाम ने न केवल एक गरीब मिस्त्री का भाग्य बदला, बल्कि एक कायर और कंजूस महाराजा को भी एक न्यायप्रिय, जिम्मेदार और सम्मानित शासक बनने की राह दिखाई। रत्नगिरी में सब कुछ ठीक हो गया और महाराजा विक्रमदेव ने अपने अतीत की गलतियों से सीखा और एक नए बेहतर महाराजा के रूप में उभरे, जिसकी प्रजा सचमुच आभारी थी और जो अपने राजा पर गर्व करती थी। रत्नगिरी राज्य की समृद्धि दिन ब दिन बढ़ती गई और यह सब एक महारानी की बुद्धिमत्ता और एक साधारण किसान के ढहे हुए अनाज के गोदाम के कारण हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी?